नमस्कार। डीडी राजस्थान के समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे ये खास कार्यक्रम एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। आज के इस विशेष और खास कार्यक्रम एजेंडा में हम बात करेंगे साइबर क्राइम की। जी हां, आज का जो दौर है वो साइबर क्रांति, जो डिजिटल क्रांति है उसका दौर है। हम डिजिटल क्रांति के युग में जी रहे हैं। जिस तेजी के साथ में हम डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, उसी तेजी के साथ में इसी दुनिया में साइबर अपराधों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। यह किसी राज्य की, किसी देश की ही समस्या नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की वैश्विक समस्या बनता जा रहा है। ऐसे में जानना बहुत जरूरी है कि साइबर क्राइम कैसे होता है, क्यों हो रहा है और साइबर अपराधों की प्रवृत्ति में क्या कुछ हो रहा है और इन साइबर अपराधों से हम सुरक्षित कैसे रहें। क्योंकि एनसीआरबी के डाटा के अनुसार पिछले 4 सालों में हर दिन करीबन 1500 घटनाएं साइबर अपराधों से जुड़ी हुई घटित हो रही है और लाखों की तादाद में साइबर जो अपराध है उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। तो इसी साइबर क्राइम विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जो इसी क्षेत्र के अनुभवी हैं। आज हम इनके अनुभव का फायदा लेने की पूरी कोशिश करेंगे। जल्दी से मैं इनका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ गजेंद्र शर्मा जी हैं। आप इंस्पेक्टर हैं, साइबर क्राइम में जयपुर में पदस्थापित हैं और पिछले 10 सालों से साइबर क्राइम से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं उनको डील कर रहे हैं और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में लगातार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। गजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर संजय राजपाल जी हैं। आप सीनियर साइंटिस्ट ऑफिसर के पद पर MNIT जयपुर में कार्यरत हैं और पिछले कई सालों से IT सेक्टर में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का लगातार आप समाधान कर रहे हैं। राजपाल जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे साथ राष्ट्र शौर्य है जो साइबर एक्सपर्ट के तौर पर हमारे कार्यक्रम में शामिल है। आप पिछले कई सालों से जितनी भी एजेंसियां हैं उनको अपनी फैसिलिटी साइबर एक्सपर्ट के तौर पर देते रहे हैं। एथिकल हैकर्स के रूप में आप कार्य कर रहे हैं और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में आप भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्र शौर्य जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। साइबर क्राइम जो पूरे विश्व की समस्या बनता जा रहा है। साइबर जो शब्द है, जो साइबर जो टेक्नोलॉजी है, शुरुआत हम इसी टेक्नोलॉजी से करेंगे। सबसे पहले राजपाल जी, मेरा आपसे ये प्रश्न रहेगा, आजकल पिछले कई सालों से जो एक टर्म है वो काफी चर्चा में है, साइबर टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी आखिर है क्या, ये हम आपसे बिल्कुल सरल भाषा में समझना चाहेंगे जी। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझें तो इंटरनेट और मोबाइल के ऊपर होने वाले जो कार्य हैं वो साइबर की कैटेगरी में आते हैं और इन्हीं के थ्रू अगर कोई अपराध हो रहा है तो वो उसको साइबर क्राइम कहते हैं। इसमें कई तरीके से साइबर क्राइम्स होते हैं, उनकी हम टर्मिनोलॉजी देते रहते हैं समय समय पर। कभी हम स्पूफिंग बोल देते हैं, कभी हम फिशिंग कह देते हैं और भी बहुत सारी टर्म्स हम समय समय पर यूज़ करते रहते हैं। फिशिंग जो टर्म है उस नाम से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिशिंग मतलब मछली को पकड़ना या फंसाना। हम मछली पकड़ने के लिए अगर कोई कांटा नदी में डालेंगे तो वो कांटा मछली को पकड़ के नहीं ला सकता जब तक कि मछली खुद उस कांटे को पकड़ नहीं लेती है। तो लगभग ऐसा ही ज्यादातर साइबर क्राइम्स में हो रहा होता है कि व्यक्ति जो है वो खुद उसमें फंस रहा होता है। अगर वो कुछ भी ना करे तो वो शायद उसमें ना फंसे जी। कुछ एग्जांपल्स मैं इसके साइबर क्राइम के देता हूँ। जैसे वेबसाइट स्पूफिंग एक प्रकार का साइबर क्राइम है जिसमें आपको एक फेक वेबसाइट दिखाई जाती है और उसके थ्रू आपके कुछ क्रेडेंशियल्स लिए जाते हैं। जैसे कि सपोज जिन दिनों पर आप इनकम टैक्स रिटर्न्स भर रहे हों जी, उन दिनों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट दिखा करके आपको, और दिखाने का मतलब ये कि आपको एक SMS के थ्रू कोई लिंक भेजा जाए या आपको ईमेल कोई आए जिसके अंदर एक लिंक हो कि आप इस लिंक को दबाएं और इसके अंदर अपने क्रेडेंशियल्स भरें ताकि आपका रिफंड जो है जल्दी से जल्दी आ सके जी। मतलब समय काल परिस्थितियों के अनुसार क्राइम, ये साइबर क्राइम में सबसे पहले वो जो अपराधी हैं वो ध्यान रखते हैं। हाँ, वो एक प्लॉटिंग करते हैं और इंसान को ये बिल्कुल नेचुरल सा भी लगता है कि हाँ, इन दिनों मैं अपना ये फॉर्म भर रहा था इनकम टैक्स रिफंड के लिए, मैंने अप्लाई किया था, ये कोई लिंक आया तो सही लग रहा है। यानी इंटरनेट मस्ट कंपल्सरी है, इंटरनेट के बिना साइबर क्राइम की कल्पना नहीं की जा सकती क्या? बिल्कुल इंटरनेट तो बिल्कुल आधार है जी। इंटरनेट आधारित टेक्नोलॉजी है।
हाँ। जी, हमारे साथ गजेंद्र शर्मा जी भी हैं जो पिछले कई सालों से साइबर थाने में कार्यरत हैं, साइबर क्राइम ब्रांच में हैं और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। गजेंद्र जी, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, पिछले कई सालों से साइबर क्राइम चल रहा है और पिछले 1-2 सालों में तो इनकी जब से कोरोना आया, कोरोना के बाद से लगातार जो साइबर क्राइम है उनमें इजाफा हो रहा है। आप जहां पर कार्यरत हैं वहां पर किस तरीके से साइबर क्राइम की घटनाएं हो रही है और आपके पास में आ रही? जी धन्यवाद सर। पहले तो मैं एक बार सर की बात को थोड़ा एडवांस करूंगा जी कि साइबर क्राइम कहा किसको जाता है। जी। साइबर क्राइम में एज पर लॉ जी अगर किसी ट्रेडिशनल क्राइम या कोई सा भी क्राइम हो, अगर उसमें कोई कंप्यूटर है, कंप्यूटर किसको कहा जाता है? कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, ऑप्टिकल डिवाइस है, मैग्नेटिक डिवाइस है या स्पीड डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है जी जिसमें आपके कुछ अर्थमेटिकल, लॉजिकल और इस तरीके से मेमोरिकल फंक्शंस होते हैं, जी वो है कंप्यूटर है या कंप्यूटर सिस्टम है, या थर्ड होता है कंप्यूटर नेटवर्क। इन तीनों को अगर मान लो एज ए टूल या एज ए टारगेट जी इस्तेमाल करते हुए अगर कोई क्राइम होता है, दैट कॉल साइबर क्राइम। जी साइबर क्राइम के लिए स्पेशल एक्ट बना 2000 में, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। उसमें इसमें जांच अधिकारी होता था डीवाईएसपी स्तर का। उसके बाद में इसमें और रूल्स की आवश्यकता पड़ी, इसमें अमेंडमेंट हुआ 2008 में। देन आफ्टर उसमें आईटी एक्ट 78 में प्रोविजन है, इंस्पेक्टर उसका मिनिमम रैंक का जांच अधिकारी होता है। जी अब साइबर क्राइम बढ़ते साइबर डिजिटल कनिया में साइबर के अलग अलग समय के हिसाब से इसके मोडस ऑपरेंडी भी चेंज होते जा रहे हैं। शुरू में जब साइबर क्राइम होता था, जनरली फोन करके किसी के मोबाइल पे ओटीपी पूछ लेते थे, सीवीवी पूछ लेते, एक्सपायरी डेट, कार्ड की डिटेल वगैरह उससे पूछ लिया जाता था। धीरे धीरे लोगों में इस चीज के प्रति अवेयरनेस आया तो उन्होंने अपना एमओ चेंज कर दिया। अगर आप लेटेस्ट एमओ की बात करो तो लेटेस्ट एमओ चल रहा है, जैसे मान लो डिजिटल अरेस्ट, जी जो बहुत ज्यादा चर्चा में है। डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है कि किसी को नॉर्मल कॉल भी किया जा सकता है, वीडियो कॉल भी किया जा सकता है, वीओपी कॉल भी हो सकता है, स्काइपी कॉल भी हो सकता है। उस कॉल की मदद से वो अपने आप को केंद्रीय एजेंसियों का प्रतिनिधि बताते हैं और केंद्रीय प्रतिनिधि बताते हुए वो कहते हैं, और पीछे से उनका जो सेटअप होता है एक फेक सेटअप होता है जिसमें नकली पुलिस ऑफिसर्स बैठे हुए होते हैं और आपको ये विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं कि हम ओरिजिनल हैं। और उसी दौरान वो आपको कॉल करके कहते हैं कि भाई आपका जो बच्चा है वो किसी पार्सल मिला उसके पास, उस पार्सल में हमें कुछ इस तरीके से अवांछित उसमें से वस्तुएं मिली है, या रेप में पकड़ा गया है, या एक्सीडेंट में पकड़ा गया है। तो उसी दौरान वो आपको कहते हैं कि अभी मामला हमारे पास ही है, इस मामले को आप अगर यहीं पर रिजोल्व करना चाहते हो, आप चाहते हो कि इसमें कोई एफआईआर लॉज ना हो, आगे उसमें ना हो, तो आपसे उसमें कुछ उसके बदले में पैसों की डिमांड करती है। तो इस हड़बड़ाहट में परिजन, पीड़ित, आमजन जो होते हैं अपने बच्चों के प्रति बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो वो उस बहकावे में आके उनके द्वारा जो सस्पेक्ट के द्वारा बताए गए जो खाते हैं उसमें पैसा कुछ जमा करा दिया जाता है। जी तो इस प्रकार का इसी में कई बार क्या करते हैं कि आपको और ज्यादा विश्वास में करने के लिए एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए कई बार पीछे से बच्चों के चिल्लाने की, रोने की आवाज भी आपको सुनाते हैं। जी तो पेरेंट्स उसमें और ज्यादा इमोशनल हो जाता है। जी इमोशनल के चक्कर में पेरेंट्स उसको पैसा दे देता है। जी आपने भी बताया कि कोरोना काल के बाद में साइबर क्राइम और ज्यादा बढ़ गया। उसमें मैं आपको बताऊं कोरोना काल में क्या है कि लोगों के वर्क फ्रॉम होम हो गया, घर बैठे हो गया, ऑनलाइन जॉब हो गया, तो ऑनलाइन जॉब का जो फ्रॉड है वो ज्यादा हो गया। आजकल ऑनलाइन जॉब में क्या होता है कि जैसे आपके पास व्हाट्सएप पे कोई लिंक आता है या टेलीग्राम पे कोई लिंक आता है और उस लिंक में आपको ये कहता है कि आपको केवल ये जो पोस्ट हैं वो लाइक करनी है, शेयर करनी है, पोस्ट करनी है, इसी के बदले में आपको कुछ पैसा मिलेगा। जी। स्टार्टिंग में क्या करते हैं, शुरुआत में आपको कुछ वो पैसा भी दे देते हैं आपको विश्वास में दे लेने के लिए, बाद में आपको वो टास्क देते हैं। जी। फिर आपका वो टास्क जैसे जैसे आप उसको बढ़ाते जाते हो तो टास्क आपका कंप्लीट नहीं होता है। जी। पर टास्क के अंदर ही आपको अलग अलग चीज से आपके पास पैसे मांगते हैं। जी। और आप उसमें पैसे उनको देते जाते हो और उसमें फंसते जाते हैं। मिलाकर हम उनके जाल में फंसते चले जाते हैं जैसे जैसे टास्क उनका कंप्लीट होता रहता है। बिल्कुल सर, जैसे मान लो किसी को शेयर मार्केट का काम करना है, ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम है, तो ऑनलाइन ट्रेडिंग में क्या करते हैं, आपको व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे एक मैसेज आता है और ये कहते हैं कि आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाते हो, जुड़ने के बाद में क्या करते हैं, उसमें ऑलरेडी स्कैमर्स जुड़े हुए होते हैं और वो कहते हैं कि हम आपको एक पोर्टल है जिस पोर्टल में आपको पैसा लगाना है और पैसा लगाने के बाद में आपका पैसा इंक्रीज होगा, बढ़ेगा।
तो उसी दौरान उसमें जो स्कैमर्स होते हैं उनके द्वारा कुछ स्क्रीनशॉट उसमें शेयर किए जाते हैं, और वो स्क्रीनशॉट किस चीज़ के होते हैं कि हमें इतना मुनाफा हुआ, हमें इतना हुआ, इतना विड्रॉल किया, इतना जमा हुआ। तो आपको लगता है कि यार इतने लोग इससे जुड़े हुए हैं तो क्यों नहीं मैं भी इसमें करूं। तो आपको उसका एक लॉगिन आईडी पासवर्ड देते हैं और उसमें एक पोर्टल का इस तरीके से जिसमें आभासी आपको प्रॉफिट दिखता है जी, ओरिजिनल में नहीं होता है, मगर आपको वर्चुअल मिलता है, वर्चुअल प्रॉफिट दिखता है, तो आप उसमें और ज्यादा पैसे देते हो जाते हो। तो इस प्रकार के फ्रॉड्स भी होते हैं जो ऑनलाइन जो फ्रॉड करते हैं और उसमें हम फंसते चले जाते हैं। हमारे साथ में साइबर एक्सपर्ट के तौर पर राष्ट्र शौर्य भी हैं, उनसे जान लेते हैं। आप पिछले कई सालों से इस साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जब आपके क्या कुछ अनुभव रहे जब फर्स्ट बार आपने किसी साइबर क्राइम को जो समस्या थी उसका सॉल्यूशन आपने किया? जी, सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को साइबर सिक्योरिटी के बारे में एक बहुत आसानी सी परिभाषा देना चाहूंगा ताकि सब लोगों को समझ में आए। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो ड्रोन हो, या और भी किसी भी तरीके की डिवाइस से की गई कोई भी इलीगल एक्टिविटी साइबर क्राइम में आती है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं आपको। आप सभी लोगों को शायद सुनकर थोड़ी अचंभित होएं आप। 26/11 का अटैक कोई नहीं भूला होगा। मुंबई ताज होटल पे जो 26/11 अटैक हुआ था, टेरर अटैक, वो कोई नहीं भूला पाया होगा। उस दौरान जो क्रिमिनल्स थे, जो भी टेररिज्म्स थे, जो भी टेरर थे, वो जो अटैक कर रहे थे और उनके बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा था, वो कम्युनिकेशन एक टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा था जिसका नाम था स्टिग्नोग्राफी जी। वो क्या कर रहे थे, पर्सन ए जो था टेरर और पर्सन बी था, वो आपस में एक दूसरे को कुछ इमेजेस शेयर कर रहे थे जी। जैसे उन्होंने भेजा गुड मॉर्निंग जी, दोपहर में भेजा गुड आफ्टरनून, और इवनिंग में भेज दिया गुड इवनिंग जी। अब आप और मैं जब उस इमेज को देख रहे थे तो साफ दिख रहा था कि ये गुड मॉर्निंग की इमेज है जी। एक बढ़िया सी एक नॉर्मल इमेज लग रही है। बट उस टाइम पे इंडिया के पास एक बढ़िया इथिकल हैकर और एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने इसको क्रैक किया और ये पता लगा उन इमेजेस के पीछे सारे वेपन्स लिखे हुए हैं, प्लेस लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है, किस तरह से प्लानिंग आगे बढ़ानी है वो लिखी हुई है। और ये 2008 या 9 की बात है शायद, टेरर अटैक जब हुआ था, तो लगभग 15 साल पहले इस तरह से इथिकल हैकिंग का इंडिया में जन्म हुआ था, जब किसी हैकर ने इसको पकड़ा था इस तरीके से। उस समय इंडियन गवर्नमेंट और टेक्निकल एजेंसीज के कानों में ये खबर आई थी कि ऐसी भी कोई टेक्नोलॉजी है, और जो कि पहले ही दूसरी कंट्रीज में आ चुकी थी जी। हमारे देश में तब से स्टार्ट हुआ, तब से हमारे देश में इसका आप कह सकते हैं कि उत्पत्ति हुई थी जी जी जी। तो आप लंबे समय से काम कर रहे हैं, ऐसा कोई अनुभव है जिसमें साइबर क्राइम हो गया और उसके बाद का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से किया गया आपके द्वारा? बहुत सारे केसेस हैं ऐसे। मैं आपको एक जनरल सा केस बताता हूं ताकि हमारे सभी दर्शकों को समझ में भी आएगा और हमारे सभी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। हम सभी कुछ ना कुछ या तो बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं। तो अभी एक रिसेंट केस हुआ था जिसमें एक कंपनी थी और वो कंपनी शिप्स मार्केट में कुछ शिपिंग का काम करती थी, मतलब माल जो अपन समुद्र के रास्ते से शिपिंग जो करते हैं दूसरे कंट्रीज में, उनका काम था। तो जब उन लोगों ने कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हुआ, कुछ उनको डील मिली, उसके बाद जो सामने वाली जो कंपनी थी, कंपनी बी थी, जिनके पास सामान अपन भेज रहे हैं, उन कंपनी ने बोला कि ठीक है, आप हमको आपका सामान भिजवा दीजिए, हम आपको एडवांस पेमेंट कर देते हैं। कंपनी राजी हो गई एकदम से कि आप ठीक है, हम आपको 30% या 20% एडवांस कर देते हैं, आप शिप कर दीजिए। प्रोसेस एकदम क्लीन है। उन्होंने 20% एडवांस पैसा दिया, इधर से माल शिप हो गया सारा जी। बचा हुआ पैसा कितना? 80% पैसा। 80% पैसा। अब ये सारी चीजें बीच में एक हैकर मॉनिटर कर रहा है जी। ये सारा मीडिएटर के तौर पे वो इस चीज को सुन रहा है। इसको टेक्नोलॉजी में स्निफिंग बोलते हैं, स्पूफिंग बोलते हैं, फिशिंग बोलते हैं, बहुत तरीके से। अब ये सारा कन्वर्सेशन वो देख रहा है और इन दोनों को पता नहीं है, इन दोनों को पता नहीं है कि क्या हो रहा है, पता नहीं है कि बीच में बीपी है, कि बीच में बी भी है, ए और सी को पता ही नहीं है। अब बी ने क्या किया, जो मिडिलवेयर है, जो हैकर है, जो गलत माइंडसेट से दोनों का कन्वर्सेशन सुन रहा है, इसने क्या किया, जो कंपनी थी उसको मैसेज कर दिया कि आपका माल मेरे पास सक्सेसफुली पहुंच गया है। ईमेल किया जी, आपका ईमेल, आपका जो माल है मेरे पास सक्सेसफुली डिलीवर हो गया है। बचा हुआ जो 80% पेमेंट है उसके लिए हमारी बैंक डिटेल चेंज हो गई है, हमने नया खाता खुलवाया और बचा हुआ अमाउंट आप यहां पर भेजें जी। कंपनी ने वो 80% जो बचा हुआ पैसा था
वो उसको भेज दिया। अब वो कंपनी जिसके पास एक्चुअली पैसा सी जाना के था, पास में, जी, जिसके पास एक्चुअली जाना था, वो वेट कर रही है कि कब पैसा आएगा, और ये लोग रिलैक्स हैं क्योंकि ये पैसा भेज चुके हैं। तो इतना बड़ा एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया, टाइम वेस्ट हो गया, कुछ दिन लग गए, क्योंकि कम्युनिकेशन इतना बड़ा गैप आ गया बीच में। ये पैसे भेज चुके थे, जिसके पास जाना था उसके पास पहुंचा नहीं। बाद में जब इसको इन्वेस्टिगेशन किया तब ये पता लगा कि हैकर ने क्या किया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं आपको, अपन इंग्लिश में वर्ड लिखते हैं W जी, अगर मैं इंग्लिश में W ना लिखकर अगर मैं 2 बार V लिखूं, V ये भी W हो गया। आप कंप्यूटर में जाइए और 2 बार V लिखिएगा तो उस कंपनी का जो नाम था ना उसमें कहीं W था जी। तो हैकर ने इसी का दिमाग लगाया, उसने उस ईमेल आईडी क्रिएट की फेक और उसने W की जगह 2 बार V लगा दिया। ईमेल आईडी चेंज हो गई, कम्युनिकेशन सारा उससे होने लगा और वो पैसे उसके पास पहुंच गए। इस तरीके से इतने बड़े बड़े फ्रॉड, और ये लगभग अमाउंट 60 लाख रुपए का था। 60 लाख रुपए 60 लाख रुपए उन्होंने खो दिए थे। जी। राजस्थान में भी साइबर क्राइम से निपटने के लिए लगातार कोशिश करी जा रही राजस्थान सरकार द्वारा। जो भरतपुर संभाग के जो आईजी है राहुल प्रकाश जी, उनके द्वारा लगातार ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया गया है, जो मेवात क्षेत्र में विशेषकर, जिसको राजस्थान के जामतारा की संज्ञा दी गई है, और पूरे देश में जो क्राइम हो रहा है उसका 18% क्राइम इस मेवात क्षेत्र से अब तक होता था। लेकिन जब से ये ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया गया है उसके बाद में जो 18% की जो दर है वो घटकर करीबन 7% के आसपास रह गई है। आइए आपको सुनाते हैं डीजी राहुल प्रकाश जी ने हमारे दूरदर्शन से विशेष बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। एंटीवायरस अभियान के तहत अभी तक लगभग 150 से ज़्यादा एफआईआर पुलिस की तरफ से प्रोएक्टिवली दर्ज किया गया है, जो कि एक्सटॉर्शन और साइबर ठगों के खिलाफ है। और इसमें 450 के लगभग साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनसे कई तरह की बरामदगी हुई है, जिसमें कि एटीएम कार्ड्स, मशीन्स, मिनी एटीएम्स, कैश, चोरी के मोबाइल फ़ोन्स, सिम कार्ड्स, बैंक अकाउंट्स के आपके पासबुक्स, ये सारी चीज़ें बरामद हुई। और इसके फलस्वरूप जो कार्रवाई हुई उसमें पिछले 4 महीने में जो पूरे भारत का 18% से अधिक साइबर क्राइम डी जिले से हो रहा था वो घट करके 7% पे आ गया। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि किस तरीके से जो ऑपरेशन एंटीवायरस चल रहा है उसके तहत किस तरीके की पुलिस विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये सिर्फ किसी राज्य की, किसी देश की ही समस्या नहीं है, बल्कि एक वैश्विक समस्या है जो सबके लिए चुनौती बनी हुई है। गजेंद्र जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। जिस तरीके से ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया गया, इसी तरीके से कई ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं जनता को जागरूक करने के लिए। आखिर जनता क्या कुछ करे जिससे एक साइबर क्राइम ही ना हो? मैं आपको बताऊंगा कि जो वायरस ऑपरेशन है, इससे पहले हमारे डीजी सर ने एक उनके निर्देशन में चलाया था वज्र प्रहार जी। 26 जनवरी को एक वज्र प्रहार चलाया था एंटायर राजस्थान में। उसमें भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी एफआईआर हुए थे, काफ़ी क्रिमिनल्स उसमें पकड़े गए थे। उसके बाद में ऑपरेशन एंटीवायरस से भरतपुर रेंज में चला है और डीजी सर के दिशा निर्देशन धीरे धीरे सभी रेंजों में इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आमजन इसमें पीड़ित होता है तो जागरूकता ही, बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। अगर आमजन में इसके प्रति जागरूकता है, कई बार क्या होता है, स्पेशली मेवात इलाके से सेक्सटॉर्शन के बहुत ज़्यादा अपराध होते हैं, वीडियो कॉल्स आते हैं, उसके बाद में हनी ट्रैप का होता है, ब्लैकमेलिंग का होता है, कई बार ऑनलाइन जॉब के नाम से भी वहाँ पे काफ़ी फ्रॉड्स होते हैं, OLX पे भी काफ़ी सामान सस्ता और महंगा बेचने के नाम से काफ़ी फ्रॉड्स होता है। आम जन में अगर ये जागरूकता है, कई बार क्या होता है कि आपके से बैंक की डिटेल पूछता है, आम जन को भी पता है कि बैंक के पास हमारे अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन है, तो बैंक अभी भी नहीं पूछता जी। ना बैंक हमसे कार्ड के नंबर पूछता है, ना OTP, कोई भी चीज़ हमसे नहीं पूछता है। कई बार क्या होता है कि स्मार्टफोन अपन यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन में कई बार ऐसे लिंक आ जाता है और बोले इस ब्लू टिक को लिंक करो या इसके ऊपर लिंक करो तो आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो कई बार अनजाने में उस लिंक को हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में क्या होता है कि आपके बैकएंड में डिवाइस में कोई स्पाई बैठ जाता है या आपका डिवाइस जो है हैक भी हो जाती है, यानी कि अल्टीमेटली आपका जो एक्सेस है वो हैकर्स के पास चला जाता है, स्ट्रेंजर्स के पास चला जाता है। कई बार क्या होता है कि अपन स्मार्टफोन होता है, स्मार्टफोन्स में अपन काफ़ी सारे ऐप डाउनलोड कर लेते हैं,
थर्ड पार्टी ऐप आप जब डाउनलोड करते हो तो परमिशन देनी पड़ती है, तो आपको परमिशन दे, विदाउट परमिशन वो चलेगा नहीं। तो यानी कि आप देखो उसमें गौर से देखोगे कि आपने उसमें SMS की परमिशन भी दे दी, कॉल रिकॉर्डिंग की भी दे दी, गैलरी की परमिशन, एवरीथिंग परमिशन आपने अगर उसको दे दी, यानी कि जब उसके पास से आपका SMS रीड करने की फैसिलिटी है तो उसको आपको फोन करने की जरूरत नहीं। कई बार आप देखते होंगे ऐसे भी आते हैं कि साहब हमारे से तो OTP नहीं लिया, उसके बावजूद भी हमारे पैसे लेके। आप उसमें देखो कि ऐसी थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं जिसमें आप SMS का एक्सेस उसको दे देते हो, तो उसको OTP पूछने की कहाँ आवश्यकता है जी। तो इन सब के प्रति आप में जागरूकता होना जरूरी है जी। जागरूकता के संदर्भ में सभी राजस्थान पुलिस के द्वारा सभी जिलों में प्रथम बुधवार, महीने के प्रथम बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, पखवाड़ा मनाया जाता है। जगह जगह थाने लेवल पे, चौकी लेवल पे, SP स्तर लेवल पे कैंपेनिंग करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, सभी को इसके प्रति अवेयर किया जाता है। और हमारे DG सर के मार्गदर्शन में जो राजस्थान पुलिस का सोशल मीडिया हैंडलर चल रहा है उसके ऊपर भी समय समय पर DG साहब के निर्देशन में उसमें वीडियो वगैरह भी डालते हैं आम जन के हिसाब से, तो पैम्पलेट्स भी छपाते हैं। और इसी के संदर्भ में हमारे DG सर के मार्गदर्शन में हमने अभी एक साइबर हैकाथॉन का आयोजन भी किया था, जिसमें ना केवल आपकी जो प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, उसके साथ अवेयरनेस की कैंपेनिंग भी उसमें चली थी जी। तो जागरूकता ही सबसे बड़ा, यानी बचाव ही उपचार है, और ये बचाव तभी होगा जब आप जागरूक रहेंगे। राजपाल जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। जैसा कि सर ने बताया कि किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो हमें काफी परमिशन देनी पड़ती है, क्या बिना परमिशन दिए भी ये ऐप सुचारू रूप से कार्य कर सकते हैं? क्यों चाहिए ऐप की परमिशन? नहीं, वो तो उस ऐप में हम कई बार देखते हैं कि हम वो परमिशन नहीं देते हैं तो फिर वो इंस्टॉल होती ही नहीं है। जी, इंस्टॉल क्यों नहीं होती, मेरा प्रश्न यही है। क्या उनकी परमिशन दिए बिना इंस्टॉल नहीं हो रही है, तो इसके पीछे कारण क्या है? उस ऐप को वो चीजें जरूरत पड़ती हैं इसलिए वो, लेकिन जिस ऐप का ऐप को गैलरी की जो चीजें हैं उनसे क्या जरूरत रहती है? मतलब हम लोकेशन, कोई ऐप लोकेशन भी मांगता है हमसे। हाँ, वो अपना डेटा क्रिएट कर रहे होते हैं अपनी रिसर्च के लिए। ज्यादातर ऐप के जो रिनॉन्ड जो वेब एप्स हैं उनका तो इंटेंशन खराब नहीं होता, लेकिन वो अपनी रिसर्च के लिए वो डेटा लेते हैं और वो हमें नहीं अलाउ करते। कुछ चीजें ऐसी होती है कि आप नहीं अलाउ करो तो भी वो इंस्टॉल हो जाती है, लेकिन कई बार वो जो है आप अलाउ नहीं करो। तो इस स्थिति में अपना डेटा वो कैसे भी यूज कर सकते हैं, अगर मैं सही समझ रहा हूँ? हाँ, तो ये तो हमारी प्राइवेसी को लेके भी एक तरीके से खतरा है। ये चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। जी जी, शौर्य, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा कुछ है कि ऐप का जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं बिना परमिशन के ऐप इंस्टॉल हो सकता है? मैं इन्हीं की बात को, सर की बात को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करता हूं सभी लोगों के लिए, ताकि ठीक से हम लोग के बीच में एक अवेयरनेस आए। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, परमिशन अगर अपन नहीं देंगे तो एप्लीकेशन चलेगी ही नहीं, जाहिर सी बात है जी। अब आप एक बात बताइए, आपके फोन में मस्ट कंपल्सरी क्यों है, मैं ये जानना चाह रहा था जी। एक नॉर्मल चीज सोचिए, आप लोगों के फोन में या मेरे भी फोन में आज 50 या 100 एप्लीकेशंस हैं। आप कितनी एप्लीकेशंस के लिए उनको पे कर रहे हैं? एक भी एप्लीकेशंस के लिए आप उनको पे नहीं कर रहे होंगे, तो उन कंपनीज को, उन एप्लीकेशन ओनर्स को कुछ तो चाहिए आपसे, राइट? और वो है आपका डेटा, वो है आपकी प्राइवेसी। वो सुनना चाहते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं आपके माइक के थ्रू, वो सुनना चाहते हैं कि आपको क्या पसंद है जी, वो आपकी फोटोज देखना चाहते हैं, आपकी गैलरी का एक्सेस लेना चाहते हैं। और आपने ये चीज नोट की होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कभी गौर फरमाइएगा, आप अपने दोस्त से, किसी फ्रेंड से कॉल पर 10 मिनट के लिए किसी टी शर्ट या शर्ट या किसी कपड़े के बारे में जिक्र कीजिए, आप डिस्कशन कीजिए, सर्च भी अगले 15 या 20 मिनट, आधे घंटे बाद आप देखोगे आपके फोन में उसी शर्ट के, टी शर्ट्स के मैसेजेस और एड्स आने लग जाएंगे, एडवर्टीजमेंट। कोई भी एप्लीकेशन खोलोगे तो बहुत सीधा सा फंडा है। फोन आपको सुन रहा है, फोन आपको सीधा सुन रहा है, फोन बंद भी है तो भी सुन रहा है। फोन अभी एनी टाइम ऑन है। अभी जो मेरे फोन का कैमरा है, मेरा फोन यहाँ पर रखा हुआ है, मेरे फोन का कैमरा मैंने ऑन नहीं किया हुआ है, लेकिन कैमरा अभी भी चालू है। इट इज जस्ट दैट विजिबल नहीं है मेरे को वो कि वो चालू है जी। ये मेरे को अभी भी सुन रहा है, फोटो अभी भी ये कैप्चर कर सकता है वो एप्लीकेशन ओनर अगर वो चाहे तो, और मैंने परमिशन दी हुई है तो जी। तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है अपने मोबाइल में? क्योंकि हम 90% जितने भी साइबर अपराध है वो या तो मोबाइल से हो रहे हैं या कंप्यूटर से हो रहे हैं। तो क्या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर अभी तक ऐसा नहीं बना है कि जिनको इंस्टॉल करने के बाद में हम एक तरीके से निश्चिंत हो सकते हैं कि हाँ भाई हम अब सुरक्षित हैं? ऐसे कोई है सॉफ्टवेयर? देखिए, ये अभी तक तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ कुछ बचाव आप कर सकते हो जिनके थ्रू आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज कम होगी जी। जैसे कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करते समय ही वो एप्लीकेशन आपसे परमिशन मांगती है कि
दिस एप्लीकेशन वांट्स परमिशन ऑफ योर गैलरी, योर कैमरा, योर कैलेंडर, लोकेशन, सबको अपन अलाउ कर देते हैं। और एक भी आपने डिसअलाउ करी तो वो इंस्टॉल ही नहीं होती है। तो मजबूरन सभी को परमिशन देनी पड़ती है अपने को। आप क्या करो, एक बार को परमिशन दे दो, उसको इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद जैसे जो मैसेंजर ऐप है, सभी लोग जानते हैं, बहुत फेमस मैसेंजर ऐप है, राइट, आप उसको इंस्टॉल कर लो सारी परमिशन देकर। उसके बाद अगर आप सारी परमिशन डिनाई कर दोगे, वो एप्लीकेशन चलेगी। अच्छा, एक बार एक्सेप्ट कर लो, सब कुछ इंस्टॉल कर लो और उसके बाद में डिनाई कर दो। उसके बाद आप उसको डिनाई कर दो। लेकिन छोटा सा कॉम्प्रोमाइज ये होगा, जैसे आपने कॉन्टैक्ट्स की परमिशन हटा दी जी, तो अब आपको कोई मैसेज करेगा ना, तो उसका नंबर शो होगा, क्योंकि अब कॉन्टैक्ट्स देख नहीं पा रही है वो, तो आपको ये नहीं पता लगेगा किसने मैसेज किया है, लेकिन वो एप्लीकेशन काम करेगी जी। एक और एड ऑन है बहुत इंपॉर्टेंट, कॉन्टैक्ट्स एक्सेस दे दीजिए। मतलब दे दीजिए मतलब अपना काम चलेगा ही नहीं उसके बिना, ये तो देखना ही होगा किसने मैसेज दिया है। बट माइक का एक्सेस बंद कीजिए। कितनी बार दिन में अपन माइक यूज करते हैं वॉइस मैसेज भेजने के लिए? अगर दिन में एक बार करते हैं, 10 दिन में एक बार करते हैं, तो उसको डिनाई कीजिए, राइट। गैलरी एक्सेस, दिन भर नहीं फोटो भेजते हैं अपन लोग, जब फोटो भेजनी हो तब एक्सेस दे दीजिए, डिनाई कीजिए उसको। जो यूज नहीं आ रही है चीजें रेगुलर बेसिस पे, उसको आप डिनाई कीजिए। और जो आजकल क्रेज है लोगों में, हर चीज का स्टेटस लगाना जी, खुद का स्टेटस लगाना, फैमिली मेंबर्स का स्टेटस लगाना, सबसे बड़ा प्राइवेसी लीक है। आप जब फोन पे स्टेटस लगाते हो, आप मुझे अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बता देते हो। घर में कौन कौन है, माताएं हैं, बहनें हैं, किस तरह का माहौल है, क्या चल रहा है अभी घरों में, मुझे सब पता लग जाता है। और अगर किसी का दिमाग इलीगल तरीके से काम करता है, वो इसका बेनिफिट ले सकता है। यानी हम ही हमारी इंफॉर्मेशन पब्लिक हम ही देते हैं जी। जैसे एक छोटा सा पॉइंट और है जी। अगर मैं कल को कहीं घूमने जाऊं तो युवाओं में बहुत क्रेज रहता है फेसबुक पे स्टेटस डालने का या किसी और सोशल नेटवर्किंग पे स्टेटस डालने का कि आई एम हैविंग फन विद माय फैमिली एंड फ्रेंड्स एट गोवा जी, या किसी भी और जगह। इसका मतलब क्या है? घर पे कोई नहीं है जी, हम तो सारे घूमने आ गए। साफ आप इनवाइट कर रहे हो दूसरे लोगों को कि हमारे घर कोई नहीं है, हम सारे इधर हैं और मेरे को एक एक एक्टिविटी पता है। आज आपने क्या खाया, आज आप कौन से होटल में रुके हो, मुझे पता है। आज तो आप नहीं आओगे, क्योंकि जब आप आओगे तब आप अपनी फ्लाइट की टिकट और मेरे को उसकी भी स्टेटस से पता लग जाएगा। तो मैं पूरा प्लान्ड वे में एक क्राइम को अंजाम दे सकता हूँ और इसके जिम्मेदार भी जिम्मेदार इसके हम हैं, हम भी अल्टीमेटली। राजपाल जी, जैसा शौर्य ने बताया कि जितने भी ऐप है उनको हमारी स्वीकृति देनी पड़ेगी। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम ये दावा करते हैं कि हम बिल्कुल सिक्योर हैं, तो इनका दावा कहां तक सच है? क्या वाकई में ऑपरेटिंग सिस्टम का जो दावा है कि हम सिक्योर हैं, उनके दावा करने के बाद में भी क्या कोई हैकर्स इनको हैक कर सकता है? देखिए, जो इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम तो एकदम सेफ बनाती हैं और वो टेस्टेड होते हैं जी। बात बस यही कि हम अगर रेनाउंड जो एप्स हैं वो अगर हम यूज़ करें तो उनमें इतना खतरा नहीं है। वो कंपनीज भी इतनी रेपुटेड हैं कि वो हमारे डेटा को मिसयूज भी नहीं करेंगी, सिर्फ अपनी मार्केट रिसर्च के लिए तो काम में ले लेंगी, लेकिन एटलीस्ट कोई क्राइम में यूज़ नहीं करेंगी और क्रिमिनल्स को पास ऑन भी नहीं होने देंगे उस डेटा को। लेकिन हम लोग कई बार बहुत छोटी छोटी फ्री लेने के चक्कर में, कोई चीज फ्री करने के चक्कर में हम ऐसी एप्स ले लेते हैं जी, वो वल्नरेबल होती हैं जी, वो रिस्की होती है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा बनाए जाते हैं, बड़ा उम्दा उनका स्टाफ होता है, इंजीनियर्स होते हैं, बड़े वेल क्वालिफाइड होते हैं। तो फिर इसमें सेंध मारना इतना इजी कैसे बनता जा रहा है? मतलब इसमें एक्चुअली हम टेक्नोलॉजी में क्या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई कमी रह जाती है, या फिर जो हमसे ज्यादा जो चोरी कर रहा है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है? क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ना तो वो इंटेलिजेंट है, जैसे कि अपन शुरू में पहले चर्चा कर रहे थे कि ये सब फ्री की वजह से होता है जी। अगर आप चाहते हो कि आप सेफ रहो तो आपको पे करना पड़ेगा। आप सारी फ्री एप्स चाहते हो, फ्री ऐप के अंदर फिर आपको वो सारी परमिशन देनी पड़ती है और वो फिर कुछ भी करता है आपके साथ। गजेंद्र जी, जैसा शौर्य ने बताया कि सोशल मीडिया आजकल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है साइबर क्राइम में, तो आपको क्या लगता है कि जो अपराध आपके पास में आ रहे हैं साइबर क्राइम, क्या उसमें सोशल मीडिया के जो अपराध है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया से रिलेटेड जो अपराध हैं जी, आप मान लो व्हाट्सएप यूज़ करते हो, व्हाट्सएप पे अपनी डीपी लगाते हो जी, तो डीपी के साथ उसमें प्राइवेसी के ऑप्शंस भी आते हैं जो आप यूज़ नहीं करते हो। तो स्ट्रेंजर्स क्या करता है, वहाँ से आपकी डीपी को डाउनलोड करता है जी, आपका नाम पता होता है और आपके नाम से फेक प्रोफाइल बना लेता है जी। फेक प्रोफाइल बनाने के बाद में वो आपको डिफेमिंग भी कर सकता है, आपके नाम से किसी से चैट्स भी कर सकता है,
आपके नाम से किसी की डिमांडिंग भी कर सकता है। कई बार क्या होता है कि अपन इंस्टा या मान लो कि जो मेटा का प्लेटफॉर्म है जी, व्हाट्सएप, ये फेसबुक है या जी। इंस्टा अपन यूज़ करते हैं, उसकी टाइमलाइन भी होती है और उसमें जो आप पोस्ट डालते हो तो उसमें तीनों ऑप्शन आते हैं, ओनली मी भी आता है, फ्रेंड भी आता है, पब्लिकली भी आता है। और आपने मान लो सेटिंग में ऐसा इनेबल नहीं कर रखा है और उसको पब्लिकली कर रखा है, इट मीन्स हर आदमी उसको देख पा रहा है। जी, तो आपकी पूरी उसमें टाइमलाइन के हिसाब से वो स्टडी करके जो भी उसको आपके अगेंस्ट में जो भी क्राइम करना है वो कर सकता है। जबकि सोशल मीडिया साइट जितनी भी है वो रोजाना अवेयर करती है, रोजाना नोटिफिकेशन जारी करती है, मेल पे जारी करती है कि भाई आप अनजाने में किसी से भी कुछ भी शेयर नहीं करें। उसके बावजूद हमारी ही गलती है कि हम उनको अपलोड करते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये कुछ तो अवेयरनेस की कमी है जी, और कुछ जैसे भी सूर्य राष्ट्र ने बताया कि थोड़ा एक वो रहता है पब्लिक को दिखाने का, अपने अंदर एक यूं रहता है कि भाई मैं आज वहां गया, तो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन अपन खुद शेयर कर रहे हैं उसको। तो कई बार क्या होता है, मैट्रिमोनी साइट्स होती है, वहां पे भी अपने जो पर्सनल जो रिज्यूम है, डेटा है, अपन वहां पे डाल देते हैं, वहां से भी अपनी इंफॉर्मेशन थेफ्ट हो जाती है। और कई बार क्या होता है कि आप कहीं पे जाते हो और अपनी आईडी वगैरह दे देते हो, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन वहाँ शेयर कर लेते हो, तो वहाँ उसका कब क्या मिसयूज हो जाए वो आपको आइडिया नहीं होता। आपको तो आइडिया तब लगता है जब वो सोशल मीडिया में आ जाती है, किसी सोशल अकाउंट के जरिए आपके जो फ्रेंड सर्किल है या आपके रिलेटिव्स है उनके पास जो मैसेज जाता है तब आपको पता लगता है। जी, कई बार इसमें क्या है कि आजकल हम देखते हैं कि मॉर्फिंग भी बहुत काफी करने लग गए। जैसे आपका फोटो है उसको मॉर्फ कर दिया उन्होंने, पिक्चर को न्यूड बना दिया, न्यूड बनाने के बाद में आपको ब्लैकमेलिंग भी करते हैं। जी। इस प्रकार के अपराध भी उसमें काफी होते हैं। मतलब ये शुरुआत वहीं से हो रही है जब हम सबको सारी हमारी जो व्यक्तिगत जानकारी है वो हम खुद ही प्रोवाइड करवा रहे हैं, तब अपराधियों को एक मिल जाता है कि भाई इनकी सारी चीजें तमाम वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो उनके जरिए वो गलत कार्यों को अंजाम देते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर अमृता जुड़ चुकी है जो साइबर क्राइम इंटरवेंशन ऑफिसर है। वो साइबर सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कह रही है, आइए आपको सुनाते हैं। भय और लालच एक मुख्य कारण है साइबर अपराध के शिकंजे में आने का। डिजिटल अरेस्ट साइबर क्राइम भय के स्तर को उत्तेजित कर समझ को दबाकर पैसे ऐंठता है। कल्पना कीजिए, एक कॉल आता है, मैडम सर आपका पार्सल बरामद हुआ है और उसमें अवैध सामान है, आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। मैंने ऐसा कोई सामान नहीं भेजा, आप स्पष्ट इनकार कर देते हैं। इसके बाद आपकी निजी जानकारी जैसे आपका पता, आपका ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर आदि देकर आपको धमकाया जाता है कि अपराध स्वीकार करें। ऐसे में आप सकपका जाते हैं और अपने बेगुनाह होने की गुहार लगाते हैं। इसी वक्त ये बहरूपिये मदद की आड़ में आपसे सोशल मीडिया अकाउंट्स, आपके स्मार्ट होम IoT डिवाइसेस का एक्सेस ले लेते हैं या फिर आपको एप्स डाउनलोड करने को कहा जाता है। आपको निरंतर वीडियो कॉल पे निगरानी पे रखा जाता है, आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है और अंत में केस को रफा दफा करने के लिए आपसे एक मोटी रकम मांगी जाती है। ख्याल रखें, अगर आप सही हैं तो डरे नहीं। ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले अपने परिजनों को इत्तला करें। 1930 या गवर्नमेंट की पोर्टल cybercrime.gov.in पे अपनी शिकायत दर्ज कराएं। आप अपने नजदीकी साइबर थाना में जाकर अपनी शिकायत भी दर्ज करवाइए। इसके अलावा अगर आपको सहयोग चाहिए तो आप अपने नजदीकी साइबर क्राइम इंटरवेंशन ऑफिसर से कॉप कनेक्ट ऐप के थ्रू संपर्क करके यह सहायता ले सकते हैं कि आप किस तरीके से जल्द और सुचारू रूप से गोल्डन आवर के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में भावनात्मक और मानसिक बल बना रहना आवश्यक है। विश्वास रखें, पुलिस और प्रशासन हमेशा हमारे साथ है। जी अमृता, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ ही डॉक्टर अमृता जो हमें बता रही थी कि किस तरीके से साइबर के खतरे में अगर आप फंस जाते हैं तो किस तरीके से सुरक्षित रहा जा सकता है। गजेंद्र जी, जैसा डॉक्टर अमृता ने बताया कि अगर आप गोल्डन आवर्स में अगर वो शिकायत दर्ज करवा देते हैं तो उसमें आपकी जो साइबर को लेकर जो अपराध हुआ है आपके साथ में, उससे काफी हद तक नुकसान होने की संभावना कम रहती है। जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, गोल्डन आवर्स ये जो कह रहे हैं फाइनेंशियल फ्रॉड के रिगार्डिंग कह रहे हैं। जी
अगर मान लो किसी के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है जी। और इमीडिएट अगर उसकी इंफॉर्मेशन 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर जी या cybercrime.gov.in या नज़दीकी पुलिस थाना या साइबर थाने में इमीडिएटली अगर उसकी रिपोर्ट दर्ज कर दी जाती है तो जो पैसों की जो ट्रेल है, जो बेनिफिशियरी है, वहाँ पे क्या होता है कि बैंक की तरफ से सारा ऑटोमेशन होता है, तो पैसों पे होल्डिंग लगाने का जो प्रयास होता है वो गोल्डन आवर्स में होता है। जी। मान लो कि ए पार्टी से पैसा, एक कंप्लेनेंट है उसका पैसा बी के पास चला गया, ए ने इमीडिएटली 1930 पे कंप्लेंट करा दी, तो ए के द्वारा जो बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट है वहां पे इमीडिएटली एक मैसेज या मेल के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है कि ये जो पैसा है ये फ्रॉड का पैसा है, आप इमीडिएटली इसके ऊपर होल्ड करिए। इन केस अगर मान लो वो उसमें डिले करता है तो बी से पैसा सी पे चला जाता है, डी पे चला जाता है, तो ये क्या आगे से आगे इसमें ब्रांचेज बनती जाती है, लेयर 1 2 3 काफी लेयर्स इसमें बनती जाती है। तो गोल्डन रास का मतलब है इमीडिएटली जितने समय में आपको पता लगे इमीडिएटली आप 1930 पे बिल्कुल कंप्लेंट दर्ज कराइए जी। 1930 की लाइंस कई बार अगर बिजी होती है तो आप cybercrime.gov.in जी ये वेबसाइट है, इस पे भी आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं जी। ऐसा क्या कुछ सजा का अगर प्रावधान देखा जाए तो सजा का क्या कुछ प्रावधान है कानून के अंतर्गत? हाँ, कानून जो साइबर अपराधी है जो बेखौफ होकर घूम रहे हैं तो उनको किस तरीके से सजा दी जाए? मैं आपको बताऊं कि अगर साइबर क्राइम कोई करता है वो IT एक्ट के तहत वो कवर होता है जी। तो उसमें अगर वो इन्वेस्टिगेट होता है और चार्जशीटेड होता है तो 100% उसको सजा मिलती है जी। क्योंकि ये डिजिटल एविडेंस है, ये हॉस्टाइल नहीं होते हैं जी। इसमें सजा कन्फर्म मिलती है। अगर मान लो आपने किसी की आइडेंटिटी थेफ्ट कर ली, किसी का मान लो नाम है, उसका फोटो है, उसका डिजिटल सिग्नेचर है, पासवर्ड है, अगर ये चुरा के आपने एक फेक प्रोफाइल बना ली तो आइडेंटिटी थेफ्ट का केस बनता है जिसमें 3 साल तक की सजा, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होता है जी। आप कई बार करते हैं इम्पर्सोनेशन, जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि डिजिटल अरेस्ट, जिसमें अपने आप को RBI का मैनेजर बताता है या ED का वो बताता है या साइबर क्राइम का बन के बोलता है, तो इम्पर्सोनेशन यानी कि चीटिंग बाय इम्पर्सोनेशन, जिसमें भी 3 साल की सजा, 1 लाख तक का जुर्माना होता है। अगर मान लो कोई ऑब्सिन्स कंटेंट है, इफ एनी पर्सन पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ एनी ऑब्सिन्स कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो IT एक्ट की धारा अंडर सेक्शन 67 वो उसमें कवर करती है, जिसमें भी आपके 3 साल, फर्स्ट कन्विक्शन पे 3 साल की, सेकंड कन्विक्शन पे 5 साल तक की सजा का प्रोविजन होता है। कई बार लैक ऑफ नॉलेज है, हमें पता नहीं होता है, अपन पॉर्न साइट पे विजिट करते हैं जी। चाइल्ड पॉर्न को ना केवल पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग करना अपराध है, बल्कि चाइल्ड पॉर्न को एक्सेस करना, डाउनलोड करना, स्टोर करना, हर दृष्टि से चाइल्ड पॉर्न अपराध है जी। यानी कि CSAM जो है चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूजिंग मटेरियल है, अगर आप किसी भी दृष्टि से अगर आप करते हो तो वो अपराध है। IT एक्ट की धारा 67B में कवर होती है, प्लस पॉक्सो एक्ट भी उसमें लगता है जी, जिसमें आपके 5 साल से 7 साल तक की सजा का इंटरनेट का इतना मायाजाल उलझा हुआ है, क्या आपको लगता है कि किसी को पर्टिकुलर हम एक्सेस कर सकते हैं बहुत जल्दी तरीके से? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सबकी एक राष्ट्रीय समस्या, एक चुनौती है, क्योंकि इंटरनेट यूजर हमारे पास में करोड़ों में है जी। मैं आपको बताऊं कि इंटरनेट में इसमें अपन को बेनिफिट्स भी हैं तो कई इसका मिसयूज भी कर रहे हैं। अगर मान लो अपने पास कोई प्रोफाइल है या कोई इस तरीके से कोई न्यूज है या कोई आर्टिकल है, बड़ा चर्चित है, उसमें इंटरनेट की दुनिया में है जी, आपको उससे कोई लेसन लेना है या पढ़ना है या उसको देखना जी, तो आप तुरंत कीवर्ड उसमें टाइप करोगे, इमीडिएटली आपके पास वो आ जाएगी जी। यानी कि उसकी पूरी प्रोफाइल है, उसकी बैक स्टोरी है, जो भी। ऐसे आप किसी के मोबाइल नंबर से भी उसकी प्रोफाइल को सर्च कर सकते हो। यानी कि आप कोई भी अगर उसकी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आप इनपुट में देते हो तो आउटपुट में जो भी अवेलेबल है इंटरनेट की दुनिया में वो आपको मिल जाती है जी, और हमारी इन्फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं एक्सेस हो जाती है जी। शौर्य, क्या लगता है आपको, अभी जैसे भरतपुर की बात चल रही थी, तो भरतपुर में जिन अपराधियों को पकड़ा गया है उनके पास में हजारों सिम मिली है, क्लोन सिम भी मिली है, और IMEI नंबर को क्रैक करने का सब कुछ मटेरियल भी उनके पास में मिला है। तो क्या आपको लगता है ये इतने इजी है? क्लोन सिम का जो एक नया ही टर्म चल के आया कि आपके नंबर भी वही है, उसी नंबर से कुछ और भी सिम चल रही है जी। देखिए, ये किसी व्यक्ति के लिए तब तक ही एक जादू की तरह है जब तक उसको इसके बारे में पता नहीं है, और ये चीज सिर्फ इतनी छोटी सी है, अगर किसी को पता लग जाए तो उसके लिए एक ये खिलौना बन जाती है। बात सिर्फ इसमें भी अवेयरनेस और नॉन अवेयरनेस की है। उनको इस चीज और ट्रिक्स के बारे में पता है, और जब आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हो ना, तब कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता।
जैसे आपने सिम वगैरह की बात करी, क्लोनिंग ऑफ सिम की बात करी, इंटरनेट जो है ना, जो भी अपन यूज करते हैं इंटरनेट पे, आप किसी भी तरह की वेबसाइट, मेरे हिसाब से आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे कि कितने जीबी टीबी ट्रिलियंस में डेटा अवेलेबल है इंटरनेट पे, राइट? और अगर मैं कहूं ये डेटा सिर्फ 4% है जो आप एक्सेस करते हो क्रोम से, मोजिला फायरफॉक्स से या किसी भी ब्राउजर से अपने फोन में, वो सिर्फ 4% है इंटरनेट का। तो बाकी 96% कहाँ है? वो जो 96% है उसको बोला जाता है सेकेंड लेयर ऑफ इंटरनेट, वो उसका नाम है डीप वेब। जी। तो ये जो सारे इलीगल एक्टिविटीज होती हैं वो होती हैं डीप वेब पे। जी। और आप इसको एक्सट्रीम लेवल पे जाएंगे, जैसे मैं अवेयरनेस के तौर पे बताना चाहूंगा, कुछ लोगों के पास फर्जी पासपोर्ट तक मिल जाते हैं। जी। कुछ लोग फर्जी आधार कार्ड मिल जबकि आधार कार्ड में हमारा आई का वेरिफिकेशन है, फिंगरप्रिंट का है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये सभी चीजें आपको अवेलेबल होती है इंटरनेट से। ये कैसे करना है, एक्सेस कैसे करना है, वो अवेलेबल है इंटरनेट पे। और इंटरनेट की कौन सी लेयर पे? डीप वेब पे। जी। तो आप मेक श्योर करें कि ये सब चीजों में, या इनको बोला जाता है जुमलेबाजी में, इनमें ना पड़ें। क्योंकि जब आप एक बार फ्रॉड कर देंगे, 2 बार फ्रॉड कर देंगे, तीसरी बार फ्रॉड करेंगे, आप पकड़े जाएंगे और आपका सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। उस टाइम पे आपकी लाइफ खत्म हो जाती है, आपको कॉर्पोरेट में कहीं जॉब नहीं मिलती है, आपके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है, राइट? तो मेक श्योर कि आप इन सब चीजों को मतलब एक्सेस ना करें। और ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, ये सब इंटरनेट से ही अवेलेबल है। हम पूरी कोशिश करते हैं जो वेब ब्राउजर में हम जो सर्च करते हैं उसकी हिस्ट्री को हम डिलीट कर देते हैं, और सेटिंग में जाके भी जहां जहां से हिस्ट्री के डिलीट होने के जो ऑप्शन है वो सब कुछ वहां से हिस्ट्री डिलीट करते हैं। उसके बावजूद वो हिस्ट्री कहीं ना कहीं किसी सर्वर पे सेव रहती है। काफी टेक्निकल सवाल पूछा है आपने, और इसका जवाब बहुत आसान है कि वो आपके ब्राउजर और आपके ही सिस्टम में रहती है, ना कि किसी और। हम निश्चिंत रहते हैं कि हमने हिस्ट्री वगैरह सब कुछ डिलीट कर दिया है। तो वो जो हिस्ट्री होती है वो सिर्फ आपकी आंखों के आगे से ओझल होती है। वो एक बैक एंड में, जैसे आप कोई फाइल डिलीट करते हो, वो जाकर रिसाइकिल बिन में चली जाती है। ऐसे ही वो हिस्ट्री होती है ब्राउजर की, जैसे ही आप उसको डिलीट करोगे वो आपके सिस्टम के ही एक दूसरे फोल्डर में जाकर चली जाती है। मतलब ब्राउजर हमारी हर जानकारी रखेगा, चाहे हम डिलीट करो चाहे ना करो। उसको डिलीट करने के दूसरे प्रोसेस हैं, उसमें आपको कुछ टूल्स की हेल्प लेनी पड़ती है जी। कुछ और टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है। जैसे, क्योंकि आपने इसका जिक्र किया, तो दर्शकों के लिए मैं बता दूं, हिस्ट्री डिलीट करने के लिए या कोई फाइल डिलीट करने के लिए एक टूल अवेलेबल होता है जिसका नाम होता है इरेजर जी। लेकिन वापस से ये टूल फ्री अवेलेबल है इंटरनेट पे। अब वो फ्री अवेलेबल है तो आप उस वेबसाइट को विजिट करोगे जी। एक्सेस करने के लिए वेबसाइट को विजिट करोगे तो वो आपको टूल दे देंगे, उसके बदले में आपका आईपी एड्रेस और आपकी लोकेशन ले लेंगे। मतलब जिस चीज से हम छुटकारा पाना चाह रहे थे, उस चीज से छुटकारा यहां से तो मिल गया, लेकिन कहीं और पकड़े जाओगे आप। तो फ्री तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको कुछ मिल जाएगा इंटरनेट पे। एक बहुत बेहतरीन पॉइंट रखा था सर ने जब आप मोबाइल फोन के बारे में बात कर रहे थे, आप सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे थे। कुछ सालों पहले आपको ध्यान होगा एक ब्लैकबेरी का फोन हुआ करता था जी, राइट? उस फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो बहुत स्ट्रांग था, सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त हुआ करती थी। आज वो फोन कहीं देखने को ही नहीं मिलता है जी। उसका रीजन क्या है? जबकि बहुत सिक्योर था। उसका रीजन यही है, वो इतना ज्यादा सिक्योर हो गया फोन कि आप कॉल सेंटर फोन करते थे तो वो पूछते थे कॉल सेंटर वाले कि आप कौन सी सिम यूज कर रहे हो इसमें। कुल मिलाकर सभी कंपनियां अपनी अपनी सिक्योरिटी के तो पूरे जनता को लाभ कैसे दिया जाए तो पूरी कोशिश करती ही है, पूरी कोशिश। उसके बावजूद हमारी ही कुछ गलतियां हैं, हमारी गलती से सारा चीज, हमारी गलतियों से ही सारी कुछ चीज हो जाती है। सर राजपाल जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कुछ समय पहले काफी एक साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ मुद्दा ही है डीप फेक, इसके ऊपर भी उन्होंने चिंता जाहिर की थी, और जो गृह मंत्री जी है उनका भी एक वीडियो डीप फेक के जरिए वायरल हुआ था और उसके ऊपर पूरी कार्रवाई हुई गई और उनके जो अपराधी उनको पकड़ा गया। तो ये डीप फेक क्या है, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके जिस तरह से वॉइस की भी क्लोनिंग की जा सकती है, वैसे ही किसी भी पर्सन का कोई फोटो और वीडियो तो अवेलेबल ऑलरेडी है सोशल मीडिया के ऊपर, और खास तौर पर नेताओं के तो है ही है। वो किस तरह से बात करते हैं, किस हाव भाव से बात करते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके आप उसकी क्लोनिंग करके और फिर उससे कुछ भी कहलवा सकते हैं, कुछ भी उससे एक्ट करवा सकते हैं जी। ये डीप फेक कहा जाता है। तो आजकल ये डीप फेक का टर्म भी श्योर काफी कुछ चर्चा में आ गया है। क्या ये एक अपने आप में नया टर्म है? अभी इनिशियल स्टेज पे इसके और कोई
काफी खतरनाक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। बहुत बहुत जबरदस्त इसके जैसे जैसे देखो, जैसे अपन बोलते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है जी उसी तरह से हर चीज का प्रॉज एंड कॉन्स होता है जी राइट। तो डीप फेक जैसा सर ने एक्सप्लेन किया बिल्कुल ठीक है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आपकी बॉडी और आपकी वॉइस होगी बट आप नहीं होंगे। जी बॉडी भी आपकी है, वॉइस भी Voice आपकी भी है, मेरी लेकिन वो है, आप जी। नहीं हो। ये है डीप फेक आसान भाषा में जी और ये इस लेवल पे हो गया है जैसे आपने बताया, ये राजनेताओं तक, सीबीआई ऑफिसर्स तक, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स तक पहुंच गया है। उनकी लैंग्वेज में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनकी वॉइस में बात करके लोगों को फंसाया जाता है। जी। Right? तो इससे हमको सतर्क रहने की जरूरत है। जी एक पॉइंट मैं अभी रखना चाहूंगा जिससे सतर्कता के लिए जी, बिल्कुल। कि जैसा सर ने जिक्र किया था, जो साइबर क्राइम होता है मेवात इलाके में जो होता है वो बहुत सारे यूज करते हैं, फर्जी सिम से यूज करते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग किया जाता है। जी। पहले तो ये समझ लो कि व्हाट्सएप कॉलिंग ही क्यों करते हैं, नॉर्मल कॉल क्यों नहीं किया जाता। जी व्हाट्सएप कॉलिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि व्हाट्सएप पे कॉल रिकॉर्ड नहीं होती है, तो आप उसका एविडेंस शो नहीं कर सकते जल्दी से। जी वो टूल्स और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से हो जाती है, वो कहानी अलग है। लेकिन नॉर्मली अगर आप सीधे तौर पे फोन पिक करते हो तो व्हाट्सएप से रिकॉर्डिंग नहीं होती, तो आपके पास एविडेंस नहीं है जी। इमीडिएटली। दूसरी चीज, अगर आपके पास कभी भी कोई वीडियो कॉल आता है तो आप डेफिनेटली आप पहले नंबर चेक कीजिए। जी। अगर अननोन है तो आप कोशिश करो कि ना उठाओ, फिर भी आपको लगता है कि आपको उठाना है इस नंबर को, एक छोटी सी ट्रिक है, अपना जो फ्रंट कैमरा है उसके ऊपर अंगूठा रख लीजिए जी। ताकि आपका जैसे ही आप फोन पिक करो तो आपका चेहरा उसमें ना आए। आजकल कई मोबाइल कवर मार्केट में अवेलेबल है जिन्होंने आगे वाले कैमरे के ऊपर भी कैप लगाना कैप स्टार्ट लगाना कर दिया है। स्टार्ट क्या कर उसके दिया है। पीछे भी यही कारण है? यही कारण है जी। क्योंकि जब आपका कैमरा दिन भर ऑन रहता है, जैसा मैंने आपको बताया, आपका कैमरा आप स्टार्ट नहीं करो तब भी वो ऑन ही रहता है। जी। तो उसके पीछे यही है। अगर आप कवर नहीं खरीदना चाहते तो आजकल छोटे छोटे स्टिकर्स टाइप आ गए हैं, वैसे स्लाइडर होते हैं, लेफ्ट करोगे तो ओपन हो जाता है कैमरा, राइट करोगे तो फिजिकल आता है, वो स्टिक हो जाता है कैमरे में। पहले कहते थे ऊपर वाला देख रहा है, अब मोबाइल देख रहा है। अब मोबाइल देख रहा है। जी, उससे बचने की सख्त जरूरत है। हाँ जी। जी गजेंद्र जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अपराध आ रहे हैं और सबसे ज्यादा जो अपराध है वो या तो बैंकिंग सेक्टर से है या फिर बीमा सेक्टर से। एक और अपराध जो हमारे राजधानी जयपुर की घटना हुई है, 2-3 जो स्कूल्स हैं उनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई, वीपीएन यूज किया गया और मेल किया गया। जैसा कि शौर्य ने जिक्र किया कि व्हाट्सएप जो है वो काफी सिक्योर है, उसमें आपकी वॉइस ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन मेल तो एक पर्टिकुलर किसी मेल से ही किया गया है, फिर भी हम उनको पहचानने में काफी देरी लगती है, हम उनको पहचान नहीं पाते। जी। सर मैं आपको इसी में कंटिन्यू करूंगा। जी आपने पहले सूर्य राष्ट्र से पूछा था कि जो क्लोनिंग जो शब्द था, मैं उसको थोड़ा एक बार कम करते हुए इसको कंटिन्यू करूंगा। सिम की क्लोनिंग कभी नहीं होती सर। जी आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड की क्लोनिंग होती है स्कीमर डिवाइस की मदद से। जी सिम की अगर क्लोनिंग है तो एट ए टाइम पे एक ही सिम एक्टिवेट रहती है, दूसरी वाली डीएक्टिवेट रह जाती है। जी जो सिम की क्लोनिंग का जो भ्रम दिखाया जाता है वो स्पूफिंग कॉल होता है। जी यानी कि आपके जो कॉलर आईडी शो किया जाता है कि भाई आप के नंबरों से मैं इनको कॉल कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि मैंने आपकी सिम की क्लोनिंग करके मैं इनको कॉल कर रहा हूं। वो स्पूफिंग कॉल है जिसमें कॉलर आईडी में किसी की भी चेंज कर सकता हूं, किसी के भी नंबर में उसमें डिस्प्ले कर सकता हूं। वो मतलब नंबर तो कोई और होंगे, कॉलिंग नंबर और होंगे, लेकिन शो कोई और नंबर होंगे। सही हाँ, समझ रहा हूँ? हाँ, मतलब जैसे मान लो कि मैं कहता हूं मैंने आपकी सिम की क्लोनिंग करी है। जी। मैंने क्लोनिंग नहीं करी, आपकी सिम का अगर मान लो क्लोनिंग करूंगा तो आपकी सिम के कॉल जाएगा दूसरे के पास। जी। मैं आप ही के नंबर शो कर दूंगा इनके यहाँ पे जी। मोबाइल पे, तो इनको तो लगेगा नंबर कि यार आप नंबर ही को- क्लोनिंग हो गई एक तरीके से, नंबर एज इट इज वही स्पूफिंग बोलते हैं सर उसको, स्पूफिंग, कॉलर जी। आईडी चेंज करना। जी कार्ड जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ये जैसे मान लो आप किसी एटीएम पे जाते हो, वहां पे स्कीमिंग डिवाइस होती है और हाइड कैमरा होता है, तो वो पर्टिकुलर टाइम देखते हैं भाई इस टाइम पे बहुत ज्यादा लोग आते हैं, वहाँ गार्ड नहीं होते हैं, वहाँ पे स्कीमर डिवाइस लगाते हैं, तो बिल्कुल थिन लेयर्स की होती है। तो जिसने पर्टिकुलर समय में जितने लोगों ने कार्ड स्वेप किया उस सभी के कार्ड जो है उसकी स्क्रिप्ट जो होती है वो उनके पास रीड हो जाती है, और जो छुपा हुआ जो कैमरा होता है उसमें आपके पिन नंबर उनके पास हो जाते हैं। बैंक में क्या होता है सर, आपने एक अकाउंट पे एक से ज्यादा अगर क्रेडिट डेबिट कार्ड आपने इशू करा रखे हैं तो दोनों काम करेंगे, एक से अधिक काम करेंगे, एट ए टाइम काम करेंगे, जबकि सिम के केस में ऐसा नहीं है। जी मतलब पिन नंबर दोनों के पास सेम होगा, जिसने पिन नंबर चेंज कर लिया उसका एक्टिवेट रहेगा, दूसरे वाले का कार्ड बंद हो जाएगा। जी उसी बात को आपने मेरे से पूछा कि स्कूल में जो आता है सेम वैसे ही आपके मेल भी फेक मेलर्स होते हैं, स्पूफिंग मेल्स भी होती है। जनरल मान लो मैंने आपको मेल किया, तो मेल क्या कहीं से तो ओरिजिनेट करोगे, ओरिजिनेटिंग आईपी भी होगी, किसी सर्वर के थ्रू करके उसके इनबॉक्स में आप जाओगे।
तो अगर आपने जेन्युइन अगर मेल किया है तो मैं आपका मान लो कि हेडर्स देखूंगा तो उसमें मुझे ओरिजिनल आईपी मिल जाएगी। कई बार क्या होता है, क्रिमिनल्स जो होते हैं वो किसी वीपीएन या प्रॉक्सी सर्वर का यूज करता है। तो प्रॉक्सी या वीपीएन सर्वर के ऐसा नहीं है कि भाई उसमें ओरिजिनल आईपी नहीं मिलती है, उसमें भी ओरिजिनल आईपी मिलती है, पर थोड़ा उसमें समय लगता है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो किसी ने बम से उड़ाने की धमकी दे दी है और उस मेल का इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, वो होता है। कई बार डिस्पोजल मेल्स भी आती है, समय लगता है। कई बार क्या होता है, आउट ऑफ इंडिया का अगर मान लो उसने सर्वर यूज किया है और आपकी कंट्री के उसके साथ एमलेट है तो समय लगता है, मगर इन्वेस्टिगेशन उसका भी होता है, पकड़ में उसमें भी जाता है, पकड़ा उसमें भी जाता है, समय जरूर उसमें लग जाता है, क्योंकि आपका जो कॉरेस्पोंडेंस का जो वे होता है वो अपने एक प्रॉपर एसओपी बनी हुई है, उसके अनुसार ही वे होता है। जी, आप जनता से क्या कुछ साइबर क्राइम से सतर्क रहें, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और एक बार हेल्पलाइन नंबर और आपका जो मेल आईडी वो एक बार फिर से जनता से शेयर करें। मैं सर यही कहूँगा कि जनता को डिजिटल क्रांति में स्मार्टफोन का यूज़ करना भी ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो तो इससे अपन बचें। अगर फिर भी अगर अपन यूज़ करते हैं तो जो अपने जो बैंक की डिटेल्स हैं वो स्मार्टफोन में ना रखें। अगर अपन इसके पैरेलल में जो सिम अपन ने बैंक में रजिस्टर्ड करा रखी है वो अगर अपन नॉर्मल फ़ोन में रख सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है कि इन केस अगर बाय द वे मान लो आपका स्मार्टफोन कंप्रोमाइज़ भी होता है तो आपकी जो हार्ड अर्न मनी है वो आपको लॉस ना हो। सेकंड, अगर आप मान लो सोशल मीडिया में अवेयर रहते हो, सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हो, सोशल साइट्स चलाते हो, अकाउंट चलाते हो, तो उसमें प्राइवेसी का विशेष ध्यान रखें आपका। आप मान लो कि ऑनलाइन जॉब ढूंढ रहे हो तो ऑनलाइन जो जॉब फ्रॉड्स होते हैं, जो वेबसाइट्स होती हैं, उन वेबसाइट्स की भली भांति एक बार आप जांच करें। कई बार आपके पास मेल भी आते हैं, कॉल्स भी आते हैं, कॉल्स में भी आप इंश्योर करें कि कॉल हमारे पास आ रहा वो जेन्युइन है या नहीं है। जब तक आप उसके प्रति एश्योर नहीं हो जाते हैं तब तक उसको पैसों के प्रति, आप पैसे जमा कराने के लिए प्रति कभी भी उसमें आपको आगे नहीं आना चाहिए। सेकंड, अगर मान लो जैसे मैं आपको बता रहा था डिजिटल अरेस्ट का जो चल रहा है, कई बार बच्चे की, कई बार तो क्या कॉल करके आपसे ही जानकारी ले लेता है कि आपका बच्चा कहाँ है। तो आप कहते हो कि मेरा बच्चा तो बाहर गया हुआ है, तो वो फिर आपको चिल्ला के बोलता है कि बाहर नहीं गया हो, ये तो हमारे उसमें पोजीशन में। तो इन चीज़ों से आपको बचे, ना केवल आपको बचना चाहिए, अपने परिवार में, पड़ोसियों को, रिश्तेदार को, गांव में, शहर में, सभी जगह इन लोगों को अवेयर करना चाहिए। अगर फिर भी अगर जाने अनजाने में किसी के साथ ऐसा फ्रॉड हो जाता है तो साइबर क्राइम की हेल्पलाइन नंबर है 193024×7। 24 घंटे जो रन करती है, 7 दिन रन करती है, उस पर आप इमीडिएटली अपनी इंफॉर्मेशन, जो क्रिमिनल की जो उसने घटना हुई है वो सारी उस पर आप नोट करवाइए। सेकंड, अगर मान लो आप वेबसाइट है cybercrime.gov.in, इस पे भी आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो। कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद में क्या होता है, जो सस्पेक्ट मोबाइल है उस मोबाइल के अगेंस्ट में भी पुलिस कार्रवाई करती है। जी, मैं आपको बताऊं कि अगर मान लो आपके साथ किसी मोबाइल नंबर ने फ़ोन करके कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है और आपने उसकी एनसीआरपी पोर्टल, जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर आपने अगर उसकी कंप्लेंट डाल दी है तो साइबर क्राइम पुलिस के द्वारा उस नंबर को ब्लॉक करवाया जाता है। जिस डिवाइस में वो मोबाइल नंबर यूज हो रहा है उस डिवाइस को भी ब्लॉक करवाया जाता है, उस IMEI को भी ब्लॉक करवाया जाता है। जी बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि अगर आपके साथ में भी साइबर क्राइम जैसी कोई भी घटना होती है तो आप 1930 पर कॉल कर सकते हैं। जो सर ने जो वेबसाइट बताई है उसके ऊपर आप अपना जो भी साइबर क्राइम की जो घटना हुई है वो दर्ज करवा सकते हैं। सर गजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस प्रोग्राम में पधारे। राजपाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और शौर्य आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने अनुभव को इतनी सरल भाषा में हमारे साथ में, हमारे दर्शकों के साथ में शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो वक्त चल रहा है वो डिजिटल क्रांति का दौर चल रहा है, इसमें हमें ही जागरूक रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बचाव ही उपचार है। खुद भी जागरूक रही है और लोगों को भी जागरूक रखिए। डीडी राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।